Hello students, uh, we have already discussed about the essential or elements of a valid contract. आज हम जो डिस्कस करने चाह रहे हैं उसको कंटिन्यू, जो पहला वीडियो उसको कंटिन्यू करते हुए सेकंड उसमें ले रहे हैं, यानी कि एक वैध अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल या एलिमेंट्स जो ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10 के अनुसार कौन कौन से हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 और मोर पार्टीज। सेकंड, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। थर्ड वन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल इंटेंशन होना चाहिए पक्षकारों का। फोर्थ वन, कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए पार्टीज की या कॉन्ट्रेक्चुअल जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज हैं उनके बीच में अनुबंध करने की क्षमताएं होनी चाहिए या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए। फिफ्थ वन, कंसेंट होना चाहिए, यानी उनके बीच में एक मत होना चाहिए, मतों में विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेक्स्ट कंटिन्यू remaining part of the essential element, that is free consent. There must be a consent present in the contract, but the consent is free is available here, यानी कि स्वतंत्र सहमति होना जरूरी है उनके बीच में। लेकिन स्वतंत्र सहमति कौन सी होती है? स्वतंत्र सहमति जो धारा भारतीय अनुबंध अधिनियम 14 में कुछ एक्ट्स हैं, यदि आप एक पक्षकार की सहमति बलपूर्वक लेते हैं या मिथ्या वर्णन करते हुए लेते हैं या अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा लेते हैं या मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा लेते हैं या मिस्टेक या फ्रॉड के द्वारा लेते हैं, तो वो फ्री कंसेंट की श्रेणी में नहीं आती है। कंसेंट वॉलंटरी होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कंसेंट कब नहीं होती? जब इसमें कोर्सन या जिसे हम उत्पीड़न कहते हैं, जबरदस्ती आप किसी या जबरदस्ती या दबाव या दादागिरी से या किसी को दबाव में लाकर आप कोई कांटेक्ट करते हैं, तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपके ऊपर कोई गन रखकर कहता है कि प्रॉपर्टी आप मुझे 20 लाख में दे, तो उस स्थिति में पीड़ित पक्षकार अपनी सहमति फ्रीली नहीं दे पाता है। उसे डर है कि कहीं उसे शूट आउट नहीं कर दें, तो वो सहमति देता है, लेकिन वो दैट इज नॉट कंसिस्ट फ्री कंसेंट, बल्कि कोर्सन का प्रयोग या उत्पीड़न का प्रयोग लेते हुए वो कंसेंट दी है, तो वो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होती है। सेकेंड वन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब पक्षकारों के बीच में कुछ ऐसे संबंध होते हैं या उनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक पक्षकार दूसरे पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, जैसे धर्मगुरु या उसका जो अनुयायी है, फॉलोअर है, वो उस पर दबाव बना सकता है। या डॉक्टर या मरीज, डॉक्टर ऑपरेशन की टेबल पर किसी पेशेंट का इलाज करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए उसके परिजनों से 5 लाख रुपए मांगता है, तो उसके रिजल्टेड उसके परिजन उस पर सहमति दे देते हैं, तो वो दैट इज नॉट ए फ्री कंसेंट, बट इट इज ए यूज ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, यानी पक्षकारों के बीच में ऐसे रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन या उन संबंधों के आधार पर दबाव सहमति ली जाती है, तो वो स्वतंत्र सहमति में काउंट नहीं होती है। या हम कह सकते हैं कि पक्षकार उन अपने संबंधों का प्रयोग अनुचित सहमति या स्वतंत्र सहमति
उसकी एवज में लेकर कर अनुचित दबाव बनाते हुए उसकी सहमति लेता है, तो उस स्थिति में अनुचित दबाव कहा जाता है। और अनुचित दबाव के द्वारा कम्युनिकेट एक्सेप्टेंस कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन पाती है। इसके अलावा फ्रॉड, आप किसी से उसकी सहमति लेते हैं, या कोई मिथ्या वर्णन जो आप ऑब्जेक्ट या जिस ऑब्जेक्ट को लेकर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को आप मिस प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यानी आप कहते हैं कि मैं ये घोड़ा 10,000 में बेचने को तैयार हूँ, जिसने इससे पहले दौड़ में घुड़दौड़ में 10 पदक जीते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो उस स्थिति में यानी कुछ मिथ्या वर्णन करते हुए दूसरे की पक्षकार की सहमति ली जाती है। दैट इज नॉट कंसिस्ट इन फ्री कंसेंट। दैट इज मिस्टेक या गलती से आप कोई कंसेंट ले लेते हैं किसी की, तो उस स्थिति में वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और यदि फ्री कंसेंट के आधार पर एग्रीव्ड पर्सन ने पहले पूर्व में कोई सहमति दे दी है और उसके फलस्वरूप रिजल्टेड कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, तो उस स्थिति में पीड़ित पक्षकार को 2 अधिकार राइट्स मिलते हैं। या तो वो कोर्ट में जा सकता है, तो कोर्ट में जाने के फलस्वरूप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका ब्रीच या खंडन या रिवोकेशन मान लिया जाता है। या पक्षकार जब कोर्ट नहीं जाता है तो यह माना जाता है कि वह अनुबंध के निष्पादन के लिए तैयार है, यानी उसने अपनी विलिंग फ्री कंसेंट मानते हुए दे दी है। नेक्स्ट वन, लॉफुल कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल होना चाहिए। मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ के बदले कुछ होना जरूरी है। यानी अनुबंधों में एक जो इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है दैट इज ए कंसिडरेशन। कंसिडरेशन आपका कैश में हो सकता है, कंसिडरेशन आपका कैश के अलावा दूसरी वस्तु के रूप में हो सकता है। कंसिडरेशन नीड नॉट बी इन कैश और इन काइंड। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज wagering contract or betting contract. Beside the contract must also be lawful. So we can say there is suitable that there is a token consideration must be in a contract. यानी कि अनुबंधों में कुछ या उचित प्रतिफल का होना जरूरी होता है। बिना प्रतिफल के जो अनुबंध हैं वो सारे void अनुबंध माने जाते हैं या व्यर्थ अनुबंध मान लिए जाते हैं, जिनका निष्पादन किया जाना जरूरी नहीं होता है। तो देयर मस्ट बी ए प्रेजेंस ऑफ लॉफुल कंसिडरेशन, इट मीन्स ए टोकन कंसिडरेशन मस्ट बी अपीयरेंस इन द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो एलिमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड दैट इज द लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। जो आप एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, वो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं हो, कानून के द्वारा फॉरबिडन नहीं, जिसे गलत नहीं ठहराया गया हो, उचित होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, एज पर लॉ होना चाहिए। यानी कि यदि आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं होता है या इलीगल ऑब्जेक्ट होता है तो वो कानून की व्यवस्थाओं को भंग कर देता है, ब्रीच कर देता है। तो उस स्थिति में यानी कि एज पर नॉर्म्स होना चाहिए, लोग पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट में होना चाहिए। यानी कि अनुबंध ऐसा होना चाहिए जिसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, जिसका एग्जीक्यूशन लॉफुल हो जाए। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, यानी जिसे कानून के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इट इज अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ। इट इज फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, कपट में नहीं होना चाहिए। इट इज चेंजेड somebody, person or property if it is the opinion of the court immoral or against the public policy, यानी जिसे लोकहित या पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध माना गया है, ऐसा कृत्य या अनुबंध लॉफुल नहीं होगा और जिसे हम इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पक्षकार
को दोषी ठहराते हुए उचित जो पनिशेबल है, जो सजा का प्रोविज़न है, उचित उनको दोनों पक्षकारों को दी जाती है। So we can say the agreement should not be expressly declared void by the law, यानी ठहराव को स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित नहीं किया गया हो। वो ठहराव जो जिसे मान्यता दे दी जाती है वो कानून की व्यवस्थाओं को भंग कर सकता है, तो जरूरी है लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। यानी कि कुछ एक जो ठहराव है जिससे बिजनेस में रुकावट डालने वाले हैं, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव हैं, या विवाह को रोकने वाले ठहराव हैं, या किसी प्रॉपर्टी या किसी की संपदा वेल्थ को नुकसान करने वाले ठहराव हैं, या किसी को जान से मारने की धमकी देने वाले ठहराव हैं, या किसी अवैध या अयोग्य व्यक्ति के साथ किए गए ठहराव हैं, वो उनके पीछे वो इलीगल होते हैं, उनके पीछे लॉफुल ऑब्जेक्ट्स या लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होता है। तो वो सारे के सारे ठहराव एक्सप्रेसली वॉइड ठहराव की श्रेणी में आते हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट एलिमेंट, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि ठहराव ऐसे होने चाहिए या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होने चाहिए जिसमें निष्पादन की संभावनाएं हो। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर अपने मरीज या उसके पेरेंट्स, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनको कहता है कि ये मर चुका है और इसके 2 करोड़ की एवज में 2 करोड़ लेने के बाद मैं इसको जिंदा कर देता हूँ। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट किए गए हैं उनकी एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, तो वो सारे के सारे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। यानी कि जिसके निष्पादन की संभावना नहीं हो और उन कॉन्ट्रैक्ट के बीच आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट एलिमेंट है देयर मस्ट बी सम लीगल फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड एज पर लॉ। कुछ एक वैधानिक औपचारिकताएं जरूरी होती है। फॉर एग्जांपल, यदि आप कार खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कुछ आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, तो वो आपका दिया जाना जरूरी है। उस स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट का रिटन में होना जरूरी है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट या मौखिक कॉन्ट्रैक्ट, उन कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा। या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रिटन में होना जरूरी है, या कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, यानी उसको रजिस्ट्रेशन किया जाना जरूरी है। जैसे आप किसी को प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो रजिस्टर ऑफ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें यहाँ उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन और उचित स्टैम्प ड्यूटी उनको पे करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ विटनेस के साइंस भी जरूरी हो, साइन सिग्नेचर जरूरी होते हैं। तो उस स्थिति में यदि एब्सेंस ऑफ विटनेस सिग्नेचर दैट इज डीम्ड ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ठहराव कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे हैं जिनके कुछ रिक्वायर्ड एज पर नॉर्म, एज पर लॉज, कुछ रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज जिन्हें पूरा करना होना चाहिए, तो उस स्थिति में उन फॉर्मेलिटीज या औपचारिकताओं को पूरा करने किए बिना उन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन, निष्पादन संभव नहीं होता है। अच्छे, हम कह सकते हैं कि लॉज के हिसाब से जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट्स का के एग्जीक्यूशन के लिए या एग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए डॉक्यूमेंट्री जो प्रूफ है वो होना ज़रूरी है, और प्रॉपर उन पर स्टैम्प ड्यूटी है, या कॉन्ट्रैक्ट रिटन में होना चाहिए, या उस पर विटनेस के साइन होने ज़रूरी हैं, या उस पर इस प्रॉपर स्टैंपिंग या सील्स ज़रूरी है। तो उस स्थिति में उन फॉर्मेलिटीज़ को किया जाना ज़रूरी हो जाता है। तो आज के टॉपिक्स में हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स यानी अनुबंध कितने प्रकार के होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। ओके।